हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारी आइलैंड सीरीज का फर्स्ट सीजन का 5th एपिसोड। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लस्टेमॉन बना वान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी खंजर को लेके मीहो की ओर दौड़ता है और खून की छींटें भी मीहो पे उड़ती है, लेकिन वान ने अपना ही हाथ बीच में डाला होता है। जी हाँ, वान अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करता है और अपने आप से मीहो को प्रोटेक्ट करता है कि हाथों से खून बह रहा होता है। इसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मीहो और योहान काफी शॉक होते हैं। मीहो तो वही बेहोश हो जाती है, तो योहान उसे संभालता है और वान मीहो के पास भी ना आए इसलिए वो उसको गुस्से से देख रहा होता है। अपने हरकत पे पहले से ही शर्मिंदा वान वहां से चला जाता है। फिर मीहो को उसके कमरे में सुला दिया जाता है। यहाँ योहान कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसे आजुशी हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। वो बताता है कि मुझे कंफर्म करना था कि वो डेंजरस है या नहीं, लेकिन लास्ट मिनट उसने अपना हाथ बीच में डाला। इस पर आजुशी कहते हैं इसका मतलब उसने फिर मैडम को प्रोटेक्ट किया है, इस बार अपने आप से। योहान कहता है लेकिन मैंने उसे खुद लस्टेमॉन बने देखा है, तो वो कैसे? आजुशी कहते हैं पहले मैं जब यहाँ आया था मैं भी तुम्हारी ही तरह सोचता था, लेकिन तुमने देखा ना उसने मैडम को अपने हाथ को सैक्रिफाइस करके भी बचाया। उनको पहले भी कई बार वो बचा चुका है और यहाँ के लोगों को भी उसने बहुत मदद की है, इसलिए मुझे लगता है कि वो ही है जो मैडम को प्रोटेक्ट कर सकता है। वान इससे डिसएग्री करता है और कहता है मुझे बस उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी थी, जो मैंने कर ली। आगे से अब मीहो को मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगा। एक और वान अपना लहूलुहान हाथ लेके बैठा होता है। उसे दादी बेगचू की बातें याद आती है कि कहीं वो पूरी तरह लस्टेमॉन बन के उन बुरे शैतानों की साइड ना चले जाए, और मीहो वाले इंसिडेंट की वजह से वो अपने आप पर डाउट करने लगा होता है। मीहो भी अचानक से डर के उठ जाती है। उसे इंसिडेंट याद आता है। एक और उसी अंधेरे रात में वो मिस्टीरियस मैनगुंगतान अपने षड्यंत्र में मशगूल होता है। हम देखते हैं कि वो अपनी शैतानी शक्तियों से कुछ जादू कर रहा होता है। वान को भी अजीब सा महसूस होता है। हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह कुछ लोग पहाड़ों पर ट्रैक कर रहे होते हैं। उसमें एक कपल भी होता है, तो उसकी बीवी अपने पति को स्लो होने पर ताने मारते हुए फास्ट चढ़ी जा रही होती है कि तभी आगे जाते वो देखती है कि आदमी कुछ खा रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि उसने किसी का ऑर्गन नोचा है और खून से सने उसके राक्षस जैसे नाखून देख के वो डर के भागने लगती है, लेकिन वो राक्षस उस पे भी हमला करता है। यहाँ दादी बेगचू के रेस्टोरेंट में उसकी कुछ बूढ़ी फ्रेंड्स लोग भी आए होते हैं और वो गॉसिप कर रहे होते हैं कि तभी टीवी पर न्यूज में खबर आती है कि ट्रैक पे गई कई टूरिस्ट पे हमला हो रहा है और कुछ डेड बॉडीज से उनके अवयव भी गायब है। औरतें बोलने लगती है ये जरूर फॉक्स डेमॉन होगा, उसी का काम लगता है जो लोगों को मारकर उनके लिवर निकाल के खा जाता है, और अभी तक 3 लोगों को मार चुका है। ये सुनकर दादी बेगचू काफी परेशान लग रही होती है, बट वो ज्यादा बात नहीं करती। तभी योमजी वहाँ आके कुछ पूछने लगती है कि फॉक्स डेमन मतलब, पर दादी उसे कुछ नहीं बोलती। ये लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे कहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान सुबह उठ के मीहो से मिलने जाता है, लेकिन उसका कमरा खाली होता है और वो घर में नहीं होती। हम देखते हैं कि मीहो जंगल से होते हुए पहाड़ पर जाती है। वहाँ उसे वान दिखता है, एक्चुअली उसी से मिलने उसे ढूंढते हुए वहाँ गई होती है। कहती है अपनी जख्म दिखाओ। वो कहता है तुम्हें याद भी है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, उसके बावजूद भी तुम ये कर रही हो? वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन तुमने मुझे बचाया भी है अपने आप से, अपना हाथ घायल करके, इसीलिए मैं उस पर मरहम लगाने आई हूँ। वान कहता है पागल हो गई हो तुम, मुझे पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं खुद पर कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। वान कहता है तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही है कि मैं खुद एक लस्टेमॉन हूँ और तुम पे कभी भी हमला कर सकता हूँ। एक बार मैं कर चुका हूँ, क्या फायदा ऐसे वादे का अगर मैं खुद तुम्हारे लिए खतरा हूँ। इस पर मीहो गुस्सा होती है और बोलती है ठीक है आगे से कभी मुझे प्रोटेक्ट करने मत आना, और ना ही मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें आवाज लगाऊंगी। फिर जब मीहो वापस घर आती है तो योहान कहता है तुम कहाँ गई थी, मैं इतना परेशान हो गया था, आगे से ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना, और आज के बाद मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी आजुशी आते हैं और बोलते हैं कि वान नहीं होने के कारण मैं परेशान हो गया था, लेकिन अब योहान है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आखिर में दोनों के जोर देने पर मीहो मान जाती है। फिर दोनों मिलकर स्कूल आते हैं। तब सारी लड़कियां योहान के पीछे पीछे चल रही होती है और उसे काट रही होती है। तब मीहो कहती है मुझे लगता है तुम्हें स्कूल में जाके मैंने गलती करी, सब तुम्हें ही देखे जा रही है। कहता है ऑब्वियसली मैं हूँ ही इतना हैंडसम, अगर स्टूडेंट वाले कपड़े पहन लूं तो सब मुझे स्टूडेंट ही समझ लेंगे क्योंकि मैं इतना यंग भी तो दिखता हूँ। तब मीहो कहती है अच्छा हुआ तुम प्रीस्ट के कपड़ों में आए हो, वरना मुझे तुम्हें इन सबसे प्रोटेक्ट करना पड़ता। तब वो दोनों नोटिस करते कि कुछ लड़कियां सूर्य उनको बुरा भला बोल रही होती है और आते जाते टॉन्ट मार रही होती है, उसे बुली कर रही होती है कि ये वही
लड़की है ना जो उस लड़के के साथ थी। अब मीहो सूर्यन के पास जाती है और उसे कंफर्ट करती है, ये कह के कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा। सूर्यन उसे थैंक यू बोलती है लेकिन पहचान नहीं पाती क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता जो पेंजुले की प्रे करने के बाद हुआ था। तभी बोयमजी वहाँ आती है और मीहो को ग्रीट करती है और सूर्यन को बोलती है ये हमारी न्यू टीचर है वॉन मीहो, मैंने तुम्हें बताया था ना, इन्होंने ही तुम्हारी मदद की थी। तब वो वापस मीहो का शुक्रिया अदा करती है। मीहो कहती है आगे से तुम लोगों को कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेहिचक बता देना। फिर दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है कि तभी सूजन वहाँ आती है और वापस योहान के साथ फ्लर्ट करती है। तो मीहो बोलती है अब तो सुधर जाओ मैडम, अगले हफ्ते शादी है आपकी। सूजन बोलती है अरे हाँ बाबा पता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ, वैसे तुम दोनों को भी मेरी शादी में जरूर आना है, इनविटेशन मैं घर पे भेज दूंगी और हो सके तो आजुषी को भी बता देना और उनको भी लेके आना। और याद है ना आज शाम ब्राइड्समेड का ड्रेस सिलेक्शन करने तुम मेरी कैफे आ रही हो। जाते वक्त वो फोन पर अपने फियांसे से बात कर रही होती है शाम को मीहो कैफे में आ रही है तो उसके लिए कुछ अच्छी सी डिशेस बना के रखना। योहान बोलता है आपकी दोस्त कितनी खुशमिजाज है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। मीहो बोलती है वो तो है और मेरी इकलौती ऐसी दोस्त है जो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ नहीं है, अगर वो यहाँ नहीं होती तो मैं ये स्कूल कभी ज्वाइन नहीं करती। विश्वास नहीं होता कि वो शादी करी है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी काफी अच्छा है, उसके लिए सॉल्ट छोड़ के यहाँ सेटल हो गया जहाँ वो नौकरी करती है और यहीं पे एक कैफे खोल दिया। सूजन भी जब टाइम मिलता है तो स्कूल के बाद वहाँ पे जाके उसके कैफे में मदद करती है। बहुत प्यारा कपल है। यहाँ बोयमजी अपनी दादी के रेस्टोरेंट से सूर्यन के लिए कुछ अच्छी डिशेस लाई होती है और उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं पिछले इंसिडेंट को याद करके। सूर्यन कहती है तुम्हारी जैसी दोस्त भगवान हर किसी को दे। योमजी कहती है अगर मेरी जगह पे तुम होती तो मुझे यकीन है तुम भी यही करती मेरे लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दादी बेग जुवान को समझा रही होती है कि ऐसे जख्मी हालत में तुम कैसे मीहो को प्रोटेक्ट कर पाओगे, उसे जरूरत है तुम्हारी। वो कहता है मैंने वापस उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसे दूर रह के ही मैं कुछ कर पाऊंगा, उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, लगता है मैं ही उसके लिए उन शैतानों से ज्यादा खतरनाक हूँ। दादी कहती है पता है लोगों का पुनर्जन्म क्यों होता है, वो भगवान का दिया मौका होता है नई शुरुआत करने का और पिछली गलतियों को सुधारने का, इसलिए उसे उसके पास की गलतियों के बारे में नहीं उसके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें खुद को इन सबसे आजाद करना होगा। वान कहता है अपने नसीब से तो मुझे मर के ही आजादी मिलेगी। रात को डिनर टेबल पे मीहो योहान और आजुषी दिन भर की बातें कर रहे होते हैं कि तभी योहान को एक कॉल आता है। तब वो बोलता है कांगचा नहीं, हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो मेरा भाई है। तब मीहो आजुषी को पूछती है क्या आपका एक और भांजा है। तब आजुषी बताते कि एक्चुअली वो अडॉप्टेड है और उनका एडॉप्शन तो साथ में हुआ था लेकिन फिर दोनों भाई बिछड़ गए और उसके बाद से कभी का कोई पता नहीं चला। तब से वो अपने बड़े भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग बोलते कांगचा नहीं, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, सब कितना गंदा पड़ा है, साफ क्यों नहीं करते ढंग से। हम देखते कि वो दोनों आदमी चाने की बुराई कर रहे होते हैं, वो कैसे कमजोर है और अपना काम ठीक से नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जिसने लोगों को मार के उनका लिवर निकाल के खाया है। वो मिस्टीरियस मैन गुंगतान उसे कंट्रोल कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपना दर्द कम करना है ना। सेम वे में वो उन आदमियों में से एक को मारता है जो चाने की बुराई कर रहे होते हैं और उसका लिवर निकाल लेता है। उसके जाते ही वो उस आदमी पर काफी बार चाकू से वार भी करता है और तुरंत बाद हमें चान ही दिखाया जाता है। एक बूढ़ा आदमी उसकी मदद करता है और उसे पैसे देकर कहता है तुम किसी अच्छी जगह चले जाओ और वहाँ कोई अच्छा सा काम कर लो, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है शाम को योहान और मीहो सूजिन के बॉयफ्रेंड के कैफे जाते हैं, वहाँ डिलिशियस डिशेस एंजॉय करते हैं और कैफे के बंद होने के बाद अपनी वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करती है। हमें दिखाया जाता है कि सूजिन का बॉयफ्रेंड सेंगहुन शादी का इन्विटेशन कार्ड योहान को देते हुए कहता है फादर आप भी हमारी शादी में जरूर आना और अपने ब्लेसिंग्स हमें देना। अब सूजन आके अपने बीएफ को बताती है कि मीहो ने उसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर अपने देहान होटल पे स्वीट रूम में अनलिमिटेड स्टे का वाउचर दिया है। उसका बीएफ भी सरप्राइज होता है, बोलता है इसकी क्या जरूरत थी और सब गपशप करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वान कैफे के बाहर से ही दूर से उसे देख रहा होता है। फिर जब उसे विश्वास होता है कि मीहो सेफ है तो वो वापस दादी बेगचू के रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पे वही बूढ़ी औरतें बातें कर रही होती कि एक और लाश मिली और ना सिर्फ उसका भी लिवर गायब है बल्कि चाकू से कई बार उस पर वार हुआ है। तभी वान उन औरतों को पूछता है कि वो लाश कहाँ होगी। वो बताती है न्यूज में तो दिखाया गया है पानहोरी एरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में है। वो तुरंत देहान हॉस्पिटल में जाके वो लाश देखता है और उसके शरीर पर हुए वार को देखकर उसे याद आता है कि कैसे इस तरह के वार उसने पहले भी देखे हैं और वो तुरंत बोलता है गुंगतान। वो उस क्राइम सीन पे भी जाके देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह मीहो योहान को लेकर एक जगह जाती है। रास्ते में पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं लेकिन वो उसे बोलती है कि पहुंचने पर उसे सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद योहान को होप ऑर्फनेज का बोर्ड दिखता है। ये वही अनाथ आश्रम होता है जहाँ योहान अपने बड़े भाई के साथ बचपन में रहा करता था। उसे बचपन की कुछ मेमोरीज भी याद आती है। फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस कॉल के बाद मीहो ने आजुषी को योहान के बड़े भाई के बारे में पूछा होता है। उसे ढूंढने के लिए देहान ग्रुप के नाम, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज को यूज करने के लिए भी बोलती है।
और उन्हें सब पता चल जाता है। वहां जाते एक आदमी उन दोनों को ग्रीट करता है। वो ऑर्फनेज अभी एक खंडर होता है। आदमी बताता है कि चानी और चानह्युक के एडॉप्टेशन के कुछ महीनों बाद ही ये अनाथ आश्रम बंद हो गया था। तब से ये ऐसे ही खाली पड़ा है। वहाँ योहान को बचपन में भाई के साथ बिताए पल याद आते हैं। उन्हें एक कपल अडॉप्ट कर लेता है। ये याद आता है उनकी सारी बातें, तभी योहान और मीहो की सारी बातें। ऐसा लगता है कोई देख रहा है। हम देखते कि उस दीवार पर वो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वही जिसपे शैतानी शक्तियों का असर होता है। उन्हीं के द्वारा गुंगतान ये सब देख पा रहा होता है। एक्चुअली योहान का एडॉप्टेशन के पहले का कोरियन नाम चानह्युक होता है। वो आदमी उन्हें चान्ही का करंट एड्रेस देता है और वही उसे मिलने जाने के बारे में बोलता है। जाते वक्त योहान मीहो को बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे ये एहसान मैं कैसे अदा कर पाऊंगा। मीहो कहती है वो सब छोड़ो, क्या तुमने सोचा है इतने सालों बाद अपने भाई से मिलोगे तो उससे क्या कहोगे। तभी इमोशनल योहान बोलता है मैं तो वही सोच रहा हूँ। वो कहता है मैं पहले तुम्हें घर छोड़ता हूँ, फिर मैं अपने भाई को मिलने जाता हूँ। घर पहुँचने पर मीहो बोलती कि तुम कार लेके ले जाओ। वो कहता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं कैब ले लूंगा। योहान के जाते ही मीहो को सुमिन का कॉल आता है। वो बोलती है कि वो कल उसे ड्रेस से रिलेटेड कुछ देना भूल गई है। वो और उसके लिए थैंक यू के तौर पर उसके बॉयफ्रेंड ने एक खास केक बनाया है, वो भी वो लेकर उसे देने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा। मीहो कहती है कि उसकी क्या जरूरत है, वो खुद आके वो रिसीव कर सकती है। लेकिन सुमिन कहती है तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम ना तो कर ही सकते हैं। अपने बीहब को मीहो के घर का उसने लोकेशन भेज दिया होता है, लेकिन जाते हुए उसका नेटवर्क अचानक बंद हो जाता है। वो उसे लोकेशन नहीं दिख पाता तो वो अपनी जीएफ सुमिन को कॉल करके डायरेक्शन पूछता है और उसे फॉलो करते हुए जा रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने कुछ तेजी से कुछ गुजरता है। वो गाड़ी रोक के देखने जाता है कि गाड़ी के सामने कोई जानवर तो नहीं आ गया कि तभी पीछे से उस पर हमला होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि धोखा महसूस होते ही वान तुरंत मीहो के घर पर पहुंच जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि तभी उसे ऊपर की मंजिल पर एक लाश और उसे अपने हाथों से ऊपर उठाए हुए मिस्टीरियस मैन गुंगतान दिखता है। वही मीहो को सुमिन का कॉल आया होता है कि उसका बीएफ घर पहुंचता ही होगा तो वो घर के सामने आ जाती है ये कह के कि उसको वेट कराने से अच्छा है मैं खुद जाके उसे रिसीव करती हूँ। कि तभी उसे सामने वान दिखता है। वो उसे आवाज देती है कि तभी पीछे से आजुशी भी आते हैं और उन्हें दूसरी मंजिल पर वो आदमी दिखता है। वो सेंगजुन की बॉडी को नीचे फेंकता है। सुमिन के बीएफ सेंगजुन को ऐसे हालत में देखकर मीहो डर जाती है और चिल्लाने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, वान आजुशी कुछ करिए, ये नहीं हो सकता। वो मिस्टीरियस मैन वहां से तुरंत गायब हो जाता है। वान भी उसके पीछे जाता है। एक और योहान अपने भाई को मिलने गया होता है। हम देखते हैं कि वही उसका भाई वही फर की स्वेटर पहने होता है जैसे वो फॉक्स डेमॉन जिसने सब लोग का लिवर निकाल के खाया उसने पहनी थी। योहान पूछता है क्या आप किसी चान्ही को जानते हैं। कि तभी वो बोलता है चान्ह्युक क्या ये तुम हो मेरे भाई। सीन शिफ्ट होता है। वान पहाड़ों पर जा पहुंचता है उसी मिस्टीरियस मैन के पीछे। कि तभी पत्थरों के पीछे से वो मिस्टीरियस मैन आता है और बोलता है बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलके अच्छा लगा मेरे भाई। वान कहता है गुंगतान और इसी के साथ ये वाला 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर हम याद करें तो वो राजा जिन्होंने 2 लड़कों को लस डेमन बनाया था जिन्हें बचाने के लिए वॉन्जंग ने कोशिश की थी उसमें से एक का नाम तो वान था और दूसरा लड़का कहिए गुंगतान तो नहीं। वेल ये तो हमें अगले यानी 6th यानी इस सीजन के फिनाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।